सो वील स्टार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मेंशन करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स are disclosures that provide further detail about the information summarized in the financial statements. जो चीज़ें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बता पाते वो हम नोट्स में दे देते हैं। Footnotes allow users to improve their assessment of the amount and timing and uncertainty of the estimates reported in the financial statements. Footnotes में हम बताते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने लिखा है उसमें कितनी अनसर्टनिटीज़ हैं, कितने एक्सटेंट की अनसर्टनिटीज़ हैं और कितने टाइमिंग डिफरेंसेस हैं। जैसे अमाउंट की अनसर्टनिटी हो सकती है, जैसे कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है तो उसमें अमाउंट में बता देंगे कि 1 मिलियन की रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई है तो इससे काफ़ी अनसर्टनिटी हो सकती है। अनसर्टनिटीज ये हो सकती है कि कंपनी अपने फ्यूचर में डेट की रीपेमेंट ना कर पाए, लॉन्ग टर्म डेट की नहीं रीपेमेंट कर पाए, तो वो हम मैनेजमेंट कमेंट्री में लिख देंगे। फुटनोट्स में क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं हम, मैं उसकी बातें कर रहा हूँ। डिस्कस द बेसिस ऑफ प्रेजेंटेशन सच एज फिस्कल पीरियड कवर्ड बाय द स्टेटमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ कंसोलिडेटेड एंटिटीज। इसमें क्या हो सकता है कि फिस्कल पीरियड में जितनी भी चीज़ें कवर हुई हैं और जितनी भी कंसोलिडेटेड एंटिटीज हैं जो और कंपनीज हैं जिसको एक कंपनी ओन करती है वो हम फुटनोट्स में मेंशन कर सकते हैं। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अकाउंटिंग मेथड, assumption, estimates used by the मैनेजमेंट। हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज़ हुआ है, जैसे कि क्या हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है डेप्रिसिएशन के लिए, क्या हमने डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज़ किया है डेप्रिसिएशन करने के लिए। और कई एस्टिमेट्स भी हो सकते हैं, जैसे एक कंपनी सैलवेज वैल्यू एक एसेट की 6 साल रखती है और एक दूसरी कंपनी सेम एसेट की सैलवेज वैल्यू 8 साल रखती है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन हम फुटनोट्स में मेंशन करते हैं। प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन आइटम्स सच एज बिजनेस एक्विजिशन, डिस्पोजेबल लीगल एक्शन, एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान, कंटिजेंसीज, कमिटमेंट्स, सिग्निफिकेंट कस्टमर्स, सेल्स टू रिलेटेड पार्टीज एंड सेगमेंट ऑफ द फर्म। इसमें काफ़ी जो ड्रास्टिक इफेक्ट करने वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हुई, कोई कंटिजेंसीज हुई, कोई लीगल एक्शंस हुआ कंपनी के अगेंस्ट, तो वो सारी चीज़ें हम फुटनोट्स में मेंशन करेंगे। अब बात करते हैं मैनेजमेंट कमेंट्री की। मैनेजमेंट कमेंट्री इज ऑल्सो नोन एज मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू। मैनेजमेंट कमेंट्री को मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल रिव्यू भी कहा जाता है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस की। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल सेक्शन ऑफ द एनुअल रिपोर्ट। ये जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन होता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारी एनुअल रिपोर्ट का। इन दिस सेक्शन मैनेजमेंट डिस्कसेस अ वैरायटी ऑफ इश्यूज। मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में काफ़ी तरह के इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं जो कि कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। IFRS guidance recommends that management commentary address the nature of the business, management objective, company past performance, the performance measure used and the company's key relationships. कुछ IFRS कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में होनी ज़रूरी होती है। Analysts must be aware that some parts of the management commentary may be unaudited. हो सकता है कि जो मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस के कुछ पार्ट हो सकते हैं जो कि अनऑडिटेड हो। अनऑडिटेड मीन्स इसमें ऑडिटर ने चेकिंग ना करी हो, और जहाँ अनऑडिटेड पार्ट्स आ जाते हैं तो वहाँ पे जो हेरा फेरी के होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। फॉर पब्लिकली held firms in the United States, SEC requires the management discussion and analysis discuss the trends and identify significant events and uncertainties that affect the firm liquidity, capital resources, results of operation. यूनाइटेड स्टेट्स में जो अथॉरिटी होती है जो स्टॉक मार्केट्स को रेगुलेट करती है, जैसे यहाँ पे सेबी है इंडिया में, यूएस में एसईसी है, तो वो कहती है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस में आपको कुछ 4-5 तरह की चीज़ों का इम्पोर्टेंस देना पड़ता है।
वो है जैसे कंपनी की लिक्विडिटी है कि नहीं। लिक्विडिटी की मतलब ये होता है कि कंपनी के अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, जैसे शॉर्ट टर्म डेट पेमेंट है, वो कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी। फिर बात करते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड अनसर्टेनिटीज के। ऐसी कोई कंटिजेंसी है, ऐसा कोई इवेंट है जिससे कि कंपनी को इफेक्ट हो सकता है, कंपनी के गोइंग कंसर्न में इफेक्ट हो सकता है। कंपनी शायद एक प्रोडक्ट बेच रही हो और उस प्रोडक्ट की डिमांड फ्यूचर में आने वाले टाइम पे कम हो सकती है। तो वो ऐसी सारी जो अनसर्टेनिटीज होती हैं जो कि कंपनी फ्यूचर में फेस कर सकती है, सारी इसको मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में आईएफआरएस कहता है कि हमें मेंशन करना चाहिए। मैनेजमेंट और भी चीज़ों की बातें कर सकता है इसमें, वो है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड चेंजिंग प्राइसेस इफ मटेरियल। इन्फ्लेशन के बारे में भी डिस्कशन किया जा सकता है, जैसे कि इन्फ्लेशन होगा तो क्या होगा, रॉ मटेरियल के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उससे क्या होता है, कंपनी की जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो इससे अगर ये बहुत मटेरियल है, मटेरियल मींस काफ़ी ज़्यादा अमाउंट की है और इससे कंपनी के फ्यूचर को काफ़ी इफेक्ट कर सकता है, तो हम हमेशा मेंशन करेंगे मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस में। तो इम्पैक्ट ऑफ ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सच एज परचेज कमिटमेंट। देखो, ऑफ बैलेंस शीट ऑब्लिगेशंस होती हैं कि कंपनी ने कोई लीगल केस है, बैलेंस शीट पे तो मेंशन नहीं है, बट ये केस है जो फ्यूचर में कंपनी हार सकती है, तो उसको भी मेंशन करना पड़ेगा। और कंपनी की कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस है, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन मतलब डेट रीपेमेंट करनी है, अगर बाय चांस कोई अनसर्टिनिटी आ जाती है मार्केट्स में, तो कंपनीज को ऐसी सारी अनसर्टिनिटीज इसमें मेंशन करनी पड़ती हैं। और इसमें जो एसएससी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि उनको होता है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। इसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज भी लिखी जानी चाहिए जिसमें काफ़ी ज़्यादा जजमेंट रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि देखो, एक इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड होता है फीफो, एक होता है लीफो। दोनों को वैल्यू करने का जो तरीका होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। तो जितनी भी अकाउंटिंग पॉलिसीज से रिलेटेड जजमेंट होती है वो लिखनी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। और हमें फॉरवर्ड लुकिंग एक्सपेंडिचर्स एंड डाइवर्सिटीज का भी ध्यान देना पड़ता है। मतलब आने वाले टाइम पे अगर हमारे पास बहुत खर्चा आने वाला है, या फिर आने वाले टाइम पे हम कुछ पार्ट कंपनी का सेल आउट कर रहे हैं, जहाँ अलग कर रहे हैं, डीमर्जर कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इसमें मैसेज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करेंगे डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, द टाइप ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल। ऑडिट बहुत ज़रूरी होती है कंपनी में, क्योंकि अगर ऑडिट नहीं होगी तो जो मैनेजमेंट होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से बनाने लग जाएगा। मैनेजमेंट जब भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है अगर अपने हिसाब से बनाएगा तो वो क्या करेगा, ओवर रिपोर्ट करेगा रेवेन्यूज को, अंडर रिपोर्ट करेगा एक्सपेंसेस को, और इसके काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। तो इन्वेस्टर्स को बचाने के लिए ऑडिटर्स को बुलाया जाता है, और ऑडिटर्स ध्यान देते हैं कि इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है कंपनी में वो खराब ना हो। और दूसरा है कि कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट्स किस तरह की होती है। कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं 3 से 4 तरह की, क्वालिफाइड, अनक्वालिफाइड, एडवर्स, ये कुछ तरह की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि इस जितनी भी कंपनी में फंक्शनिंग है वो बहुत जेन्युइन है और इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रिलाई कर सकते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। और दूसरा होता है इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। देखो, ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटर की वजह से ही कंपनी सख्ती करे, बट कई बार ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स को भी देखता है। इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं कि क्या कंपनी अपने ऑपरेशंस जेन्युइनली ऑपरेट कर रही है, क्या प्रॉपर सुपरविजन दिया जा रहा है। जैसे कि हर अकाउंटिंग, देखो अगर अकाउंटिंग में सुपरविजन नहीं होगी रेगुलर तो अकाउंटिंग हमेशा डेविएट करेगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। तो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंटरनल कंट्रोल्स इंपॉर्टेंट होने से क्या होता है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है वो भी अच्छी क्वालिटी की होती है। और कहा जाता है जिस कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स खराब होते हैं तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इश्यूज होता है, और उनकी जो फ्यूचर में ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी खराब होती है। क्योंकि अगर कंपनी अपने मैनेजमेंट को ढंग से कंट्रोल नहीं करेगी तो क्या होगा, लोग चोरी चकारी करेंगे, चीज़ें गायब करने की कोशिश करेंगे कंपनी में। क्योंकि
कंपनीज के पास काफ़ी तरीके होते हैं, छोटे से लेके बड़े एम्प्लॉयज़ के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिनसे कि वो अपने कंपनी से पैसा चोरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑडिट की। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिट का मतलब होता है एक इंडिपेंडेंट बंदा आता है जिसको हम ऑडिटर कहते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है, उससे जब वो अच्छी रिपोर्टिंग देता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसे। Public accountants conduct audit and examine the financial reports and supporting records. जो पब्लिक अकाउंटेंट्स होते हैं वो ऑडिट भी करते हैं और एग्जामिन भी करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और जो रिकॉर्ड्स होते हैं कंपनी के। The objective of an audit is to enable the auditor to provide an opinion on the fairness and reliability of the financial statements. ऑब्जेक्टिव जो ऑडिट का जो पर्पस होता है वो होता है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो फेयर हो और रिलायबल हो। फेयर मतलब उसमें हेरा फेरी ना हो, और रिलायबल मीन्स कि इन्वेस्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे एक अच्छे डिसीजन ले पाए। The independent certified public accounting firm employed by the board of directors is responsible for seeing that the financial statements conform to the applicable accounting standards. जैसे कि ये होता है जैसे KPMG, PwC जैसी कंपनीज होती हैं, वो इंश्योर करती हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट ना करें। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो ऑडिटर सेलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस में कंपनी के ऑडिट स्टार्ट होते हैं। द ऑडिटर एग्जामिन्स द कंपनी अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। जो ऑडिटर होता है वो कंपनी की अकाउंटिंग भी देखता है और इंटरनल कंट्रोल्स भी देखता है और चेक करता है कि कंपनी के पास जितने भी एसेट एंड लायबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। एंड जनरली ट्राइज टू डिटरमाइन देयर आर नो मटेरियल एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर हमेशा कोशिश करेगा कि कंपनी में मटेरियल एरर्स ना हो। मटेरियल एरर्स क्या होते हैं? कुछ एक अमाउंट से ज़्यादा। देखो, एक छोटी कंपनी के लिए 10,000 भी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है और एक बड़ी कंपनी के लिए 50,000 भी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। बट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द कंपनी हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी उसमें मटेरियल एरर ना हो, क्योंकि अगर मटेरियल एरर होगा तो जो मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं कोई चेंजेस करने की कोशिश करें जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलाउ नहीं करते। द ऑडिट रिपोर्ट इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स के लिए, कि जितना भी पैसा उन्होंने कंपनी में लगाया है क्या वो पैसा सेफ है कि नहीं है। स्टैंडर्ड ओपिनियन कंटेन्स 3 पार्ट्स। जो स्टैंडर्ड ऑडिट ओपिनियन होता है वो 3 हिस्सों में डिफरेंशिएटेड होता है। Where the financial statements are prepared by the management and are its responsibility, the auditor has performed an independent review. Financial statements जो prepare करी गई हैं वो management ने करी है और मेरी management की ही responsibility है, and the auditor has performed an independent review.